Hello students, today we are going to start a very important topic of organic chemistry, that is general organic chemistry, या फिर हम इसे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 भी बोलते हैं। और जैसा कि नाम क्लियर है, नाम से क्लियर है आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उन रिएक्शंस में बहुत काम के कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं। GOC2 या रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें रिएक्शन पार्ट 1 या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरह से याद होने चाहिए, और इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो शुरुआत करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो हम डेफिनेशन की बात करेंगे या सबसे पहले टर्म की हम बात करेंगे वो क्या है? जी हां, रिएक्शन। व्हाट इज अ रिएक्शन? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसका आंसर करना चाहें, ओके, तो क्या होता है? यस, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, और ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है? जी हां, रिएक्शन। और अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा गया है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शंस दैट आर अंडरगोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच breaking of old covalent bond and formation of new covalent bond takes place. बेटे, हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड कार्बन की क्या टेंडेंसी होती है? कार्बन नॉर्मली कौन सा बॉन्ड बनाता है? जी हां, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसीलिए जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो किसके बारे में स्टडी है? इन कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, यहां मैंने एक रिएक्शन लिखी है, और बताइए किस किस के बीच की रिएक्शन है स्टूडेंट्स? देखिए, यहां पर CH3Cl प्लस OH माइनस, इन दोनों में रिएक्शन हो रही है, और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं रिएक्शन होकर? CH3OH प्लस Cl माइनस। क्लियर है? अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें कि जब प्रोडक्ट बना है तो कौन से कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक हुआ है? जी हां, इस कंपाउंड में कार्बन क्लोरीन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड किस किस में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है? देखें, इस OH माइनस ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। आप देख रहे हैं, ये OH माइनस इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो CH3OH बना। मीनिंग क्या हुआ? यहां पर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और किस किस के बीच में? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और इसी को आप क्या बोलते हैं? एक केमिकल रिएक्शन। मीनिंग ऑल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? तो ये रिएक्टेंट्स है, एंड ये क्या है? प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये रिएक्शन की मैंने बात की। नाउ, किसी भी रिएक्शन की स्टडी करने के लिए उसकी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जब वहां पर प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को बनने के पहले क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसा मैंने बोला कि रिएक्शन में क्या होता है? ऑल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, और बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो उस बॉन्ड के ब्रेक होने पर कौन सी स्पीसीज बनी, और जब रिएजेंट आया अटैक करने के लिए तो वो कहां पर अटैक कर रहा है, ये सब बातें हम कहां पढ़ते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म स्टूडेंट्स? इट इज द डिटेल्ड स्टडी अबाउट अ रिएक्शन, दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अ रिएक्शन। देखिए, reaction mechanism, the step by step process through which a reaction proceeds, or detailed study of the reaction is known as reaction mechanism. For example, अगर हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं, any reaction like this, देखें
यहां पर किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही है, मैंने दो यहां पर कंपाउंड लिए हैं। ये मैंने नॉर्मली हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं, देखिए ए बी एक कंपाउंड है एंड दूसरा कंपाउंड क्या है, एक्स वाई। ओके, ए और बी में एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक्स और वाई में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और सपोज इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। देखें, जब रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ए एक्स बन रहा है। मीनिंग क्या हुआ है, ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और ए ने किसके साथ न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, जी हां, एक्स के साथ न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। सिमिलरली यहां से ए और बी के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बी ने किसके साथ न्यू बॉन्ड फॉर्म किया है, वाई के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बना है, ए एक्स प्लस बी वाई। रिएक्शन यहां से शुरू हुई और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनको बोला गया रिएक्टेंट्स। ओके, दीज आर रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, और आफ्टर द रिएक्शन ये जो कंपाउंड्स बने इनको क्या बोला गया, प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं एंड ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। अब जब रिएक्शन में प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट बनने से पहले, या मैं बोलूं बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो स्पीसीज बनती है उन्हें हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। दैट इज रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाती हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखें यहां रिएक्टेंट्स हैं, यहां उसके बाद इंटरमीडिएट बने और उसके बाद क्या बने, प्रोडक्ट्स यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट बने हैं ये कैसे बने हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी क्या कहलाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है सबस्ट्रेट। बच्चों जैसे मैंने बोला रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जी हां, सबस्ट्रेट। देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूं, यहां पर अगर हम देखें इस रिएक्शन में ये क्या था, सबस्ट्रेट। दो रिएक्टेंट मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं। इस ए बी को मैंने बोला सबस्ट्रेट और एक्स वाई को बोला रिएजेंट। अभी मुझे पता नहीं है ए बी क्या है एंड एक्स वाई क्या है, तो सपोज मैंने यहां पर इसको सबस्ट्रेट नाम दिया, आप चाहे तो इसको भी दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों से रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं। किस किस की रिएक्शन से, सबस्ट्रेट की रिएक्शन रिएजेंट के साथ, और सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज सबस्ट्रेट एंड व्हाट इज रिएजेंट, हम इसकी बात करना चाहते हैं। तो नंबर 1 हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, सबस्ट्रेट। डेफिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट देखें, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट विच सप्लाइज, देखें, विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज नोन एज रिएजेंट। ये हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट की बात कर रहे हैं। तो सबस्ट्रेट क्या है बेटे, प्रोडक्ट में जहां से कार्बन आता है, सपोज दो रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया और उनमें से प्रोडक्ट के अंदर जहां से कार्बन आएगा उस स्पीसीज या उस मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या हुआ, जो दूसरा रिएक्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएजेंट। क्लियर है? तो सबस्ट्रेट का मीनिंग जहां पर प्रोडक्ट के अंदर कार्बन आता है, ये लिखा है which supplies carbon to the new bond, that is known as substrate. For example, यहां ध्यान से देखें, इस रिएक्शन में अगेन मैंने वही कंपाउंड लिए हैं, वही रिएक्टेंट लिए हैं, CH3Cl की रिएक्शन OH- के साथ आप करने जा रहे हैं। ओके, बताइए जब CH3Cl की OH- के साथ रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट क्या बना, CH3OH प्लस Cl-। अभी बताएं यहां पर ये जो CH3OH बना है, दिस इज प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में कार्बन किस रिएक्टेंट से आया है, ClOH- में तो कोई कार्बन नहीं है, दैट इज CH3Cl से कार्बन आया है, क्योंकि CH3Cl का क्लोरीन बाहर गया है और OH आया है। क्लियर है? तो बताएं प्रोडक्ट में कार्बन कहां से आया है, CH3Cl से, एंड दैट इज वाई CH3Cl यहां पर क्या हो जाएगा, जी हां, दिस इज सबस्ट्रेट। क्लियर है आपको? ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट, और OH- जो दूसरा रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, रिएजेंट। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं, OH- इज रिएजेंट एंड CH3Cl इज सबस्ट्रेट बिकॉज यहां से कार्बन आया है प्रोडक्ट में। ओके, एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, देखें क्या है इसमें,
क्या आप जानते हैं ये कंपाउंड क्या है बच्चों? इस कंपाउंड का नाम क्या है? जी हाँ, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ हम करा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में? AlCl3, एक लुईस एसिड होता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जब कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बना है? दिस। और इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल बेंजीन, या टोलुइन भी इसको बोलते हैं। ओके, तो इस केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, बताएं इसमें प्रोडक्ट कौन है? जी हां, टोलुइन प्रोडक्ट है, और ये दोनों कौन है? रिएक्टेंट्स हैं। अब एक बात आपको यहां पर दिखनी चाहिए, देखें ध्यान से, जो प्रोडक्ट बना उसमें यहां भी बेंजीन में भी क्या है? कार्बन है, और यहां भी क्या है? कार्बन है, और इस बॉन्ड के बीच में दोनों कार्बन कार्बन है यहां पर। दैट इज, कार्बन बेंजीन से भी आ रहा है प्रोडक्ट का। कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन देख रहे हैं आप लोग, और कार्बन CH3Cl से भी आ रहा है ये वाला कार्बन। तो दोनों से कार्बन आ रहे हैं। अगर दोनों से कार्बन आ रहे हैं, यहां से भी कार्बन आ रहा है प्रोडक्ट में और यहां से भी आ रहा है, तो फिर किसको सबस्ट्रेट माना जाएगा? और इसका आंसर यह है कि सबस्ट्रेट आप अपनी इच्छा से किसी को भी मान सकते हैं, जिसके बारे में आप ज्यादा फोकस्ड हैं उसको आप सबस्ट्रेट मान सकते हैं। सपोज आप अगर बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आप बेंजीन को सबस्ट्रेट मान लीजिए और CH3Cl को रिएजेंट मान लीजिए। सपोज आप मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो फिर आप मिथाइल क्लोराइड को सबस्ट्रेट मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही में कार्बन है और प्रोडक्ट में दोनों के ही कार्बन आ रहे हैं। तो ये आर्बिट्रेरी होता है, आप किसी को भी सबस्ट्रेट मान सकते हैं अगर दोनों रिएक्टेंट्स में क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है, इफ बोथ रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू न्यू बॉन्ड देन चॉइस इज आर्बिट्रेरी, एंड इन दैट केस मॉलिक्यूल ऑन विच अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। आपका ध्यान जहां पर होगा आप उसी को सबस्ट्रेट मान सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने बताया आपको सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट के बारे में। इसमें तो इजीली आप पहचान सकते हैं कि इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो केवल यही सबस्ट्रेट होगा, लेकिन इन दोनों में कार्बन है तो दोनों में से कोई भी आप सबस्ट्रेट इजीली मान सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बाद, बेटे जीओसी में जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में हम जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में? नंबर 1, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होंगे? हमने बोला कि रिएक्शन इज यस ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना एंड न्यू बॉन्ड का बनना। तो वो बॉन्ड कैसे कैसे ब्रेक हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, बॉन्ड क्लीवेज। नंबर 2, रिएजेंट। कौन कौन सी स्पीसीज अटैक कर सकती हैं रिएजेंट में? नंबर 3, रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज द स्पीसीज फॉर्म आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्शन इंटरमीडिएट। एंड नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इन चारों टॉपिक्स के अंदर पूरा कवर हो जाता है जीओसी। ओके, और इन जब चारों टॉपिक्स को हम पढ़ लेंगे तो जीओसी के बारे में आपको काफी मोटा मोटा आइडिया कंप्लीटली लग जाएगा। तो शुरुआत हम किससे करने वाले हैं? फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? बॉन्ड क्लीवेज, या इसको हम बॉन्ड फिशन भी बोलते हैं या बॉन्ड ब्रेकिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड क्लीवेज। बच्चों बॉन्ड क्लीवेज के 2 टाइप्स हो सकते हैं। अच्छा, कौन से बॉन्ड की हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? जी हां, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। अब जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जब किसी रिएजेंट का अटैक होता है तो वो बॉन्ड 2 टाइप से ब्रेक हो सकता है। 2 टाइप से उसका क्लीवेज हो सकता है। वो कौन कौन से टाइप से? देखिए, नंबर 1 होमोलाइटिक फिशन एंड नंबर 2 हेट्रोलाइटिक फिशन। जैसा मैंने बोला आपको कि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हो जाए। दैट इज, दोनों एटम्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे थे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। बताइए इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? यस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन को हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हां, एक केस ये भी हो सकता है कि जो बॉन्डेड एटम्स है
उनमें से कोई एक एटम उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाए। बताइए इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या अनइक्वल? जी हां, अनइक्वल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही एटम लेकर गया है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कौन सा फिशन बोलते हैं? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक फिशन। क्लियर है? तो टू टाइप्स के फिशन, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। जैसा कि मैंने आपको बोला, यहां देखिए होमोलाइटिक में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और बताएं जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ए लेकर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बी लेकर जाएगा। बच्चों ये जो एरो होता है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है इस तरह से। जब मैं ये एरो बनाऊंगा इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। क्या बोलते हैं? फिश हुक एरो। ओके, और यहां पर केवल एक साइड में ये एरो बनाया जाता है। ओके, ये कब दिया जाता है? जब होमोलाइटिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बताएं जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ए और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो बी के पास भी आप एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना दिया। और ये जो स्पीसीज बनती है आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इनको नाम दिया जाता है फ्री रेडिकल। क्या नाम देते हैं इनको? फ्री रेडिकल। तो ये ए डॉट और बी डॉट क्या है? फ्री रेडिकल, दैट इज एटम विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होमोलाइटिक फिशन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो स्पीसीज बनी, ये जो इंटरमीडिएट बने, इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। एंड फेवर्ड व्हेन डिफरेंस इन En लेस। ओके, ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब कम होता है तो होमोलाइटिक फिशन फेवर होता है। व्हाई? जी हां, हम जानते हैं अगर दोनों में En सेम है या डिफरेंस बहुत कम है तो दोनों की ताकत बराबर है और दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो लेस En डिफरेंस फेवर्स यस होमोलाइटिक फिशन। बात करते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन की, अपोजिट टू होमोलाइटिक। वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बताएं हेटेरोलाइटिक फिशन में क्या होगा? जी हां, बिल्कुल सही, वहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहां पर अब बताएं ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इफ En ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, देख रहे हैं आप, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो बताइए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये किसकी तरफ ब्रेक होगा? जी हां, बी की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ थोड़े शिफ्ट रहेंगे और इसीलिए जब ये पूरा का पूरा बॉन्ड बी की तरफ आएगा, और इसको हम बोलते हैं ये कंप्लीट एरो से दिखाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट यहां पर ट्रांसफर हुआ है बी की तरफ। अब बताएं अगर ए का इलेक्ट्रॉन भी बी लेकर गया है तो क्या ए में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई है? जी हां, ए में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है दैट इज उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, तो ए प्लस बनेगा। देखिए ए प्लस, और बी ने खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया ही है, साथ साथ ए का भी इलेक्ट्रॉन लिया है, तो बताइए बी खुद का इलेक्ट्रॉन और ए का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव चार्ज से। क्लियर है? तो बताएं अगर ये बॉन्ड बी की तरफ ब्रेक हुआ तो ए प्लस और बी माइनस ये आयंस बनेंगे, कैटायन एंड एनायन। क्लियर है? और दूसरा केस, अगर इसमें En डिफरेंस किसकी तरफ हो? ए की En ज्यादा हो बी से, तो बहुत इजी है, बताएं बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक होगा? ए की तरफ। ये पूरा बॉन्ड ए की तरफ जाएगा, अगेन बी पर पॉजिटिव, ए पर नेगेटिव चार्ज, ए माइनस एंड बी प्लस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। En में जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो किसके चांसेस ज्यादा होंगे? जी हां, हेटेरोलाइटिक फिशन के चांसेस, और उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज आयंस बनते हैं, कैटायन एंड एनायन। जबकि होमोलाइटिक में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है मैंने रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आयंस। और नेक्स्ट, फेवर्ड व्हेन डिफरेंस इन En मोर, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पर कौन सा फिशन फेवर्ड होता है? हेट्रोलाइटिक फिशन। क्लियर है? तो हमने पढ़ा कि टू टाइप्स के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। इसके बाद नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिएजेंट। व्हाट इज रिएजेंट? रिएजेंट वो है जो कि सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पर अटैक करता है। दैट इज हम इनको रिएक्टिव स्पीसीज भी बोल सकते हैं या अटैकिंग स्पीसीज भी बोल सकते हैं, जो कहां अटैक करते हैं? सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट पर अटैक करते हैं। ओके, तो देखिए, व्हाट इज रिएजेंट? द स्पीसीज विच अटैक्स कहां? द रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट की हम बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के रिएजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? तो उनमें से फर्स्ट टाइप की बात करें, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल, नाम से ही क्लियर होगा। इलेक्ट्रोफाइल को दो पार्ट में अगर आप ब्रेक करें, देखिए इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से, और फाइल अगर हम ब्रेक करें, फाइल का मीनिंग होता है लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। दैट इज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बच्चों बताएं, जनरली इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट? जी हां, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच शो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? जिनको इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। तो बताएं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहां अटैक करना चाहेंगे? जी हां, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी ज्यादा हो जाएगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकें। क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिवली चार्ज्ड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिन पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव, एंड ऑक्टेट उनका इनकम्प्लीट हो, दैट इज उनके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन रखने की जगह हो, तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां मैंने कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फर्स्ट इज H+। H+ इज इलेक्ट्रोफाइल। हम जानते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो बताइए हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। दैट इज उसमें जो उसका s है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। दैट इज वाई H+ एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करें R+ को बोलते हैं एल्काइल कार्बोकेटायन। लाइक R के एग्जांपल क्या है? लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। जैसे मैंने यहां पर लिखा मिथाइल, देखें CH और प्लस। बताएं बच्चों, ये एक एग्जांपल है R+ का। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं? 3, 1 2 3। तो कार्बन के वैलेंस शेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जी हां, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एंड दैट इज वाई यहां पर R+, चाहे मिथाइल प्लस हो या इथाइल प्लस हो, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनाएंगे? N डबल बॉन्ड O और यहां प्लस, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। तो बताइए NO+ में भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? देखिए यहां 2 बॉन्ड से, तो 4 और 2 6। अगेन इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो यह भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताएं, RCO+, यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर। और कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो बताइए कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3। दैट इज कार्बन का वैलेंस शेल भी इनकम्प्लीट है, इसके वैलेंस शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट विथ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही X प्लस को बोलते हैं हेलोनियम आयन। X यहां पर हेलोजन है, तो हेलोजन पर पॉजिटिव, हेलोनियम आयन, और हम जानते हैं X के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक गया है तो पॉजिटिव आया है। तो बताइए X प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी? जी हां 6, और इसमें भी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है और इसी वजह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने ये एक आयन बनाया है, ये बिल्कुल NO+ की तरह है, यहां पर भी इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड 1 लोन पेयर है, दैट इज इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन से। तो ये सभी स्पीसीज किसके टाइप से? इलेक्ट्रोफाइल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, और क्या टेंडेंसी शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करते हैं। ओके, लेकिन अगर बात करें Na+ एंड K+ की, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और उनकी टेंडेंसी क्या होती है? आयनिक बॉन्ड बनाने की या कोवेलेंट? जी हां, आयनिक बॉन्ड बनाने की, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एंड इसीलिए Na+ एंड K+, और हम ये भी जानते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड है, तो इन रीजंस की वजह से Na+ एंड K+ पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं। याद रखें, Na+ एंड K+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर है आपको? एक बात और है, लुईस एसिड्स के बारे में हम जानते हैं। व्हाट आर लुईस एसिड्स? लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं H+, बताएं H+ में 1s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन था? हाइड्रोजन का, और उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ तो बताइए क्या बन गया? H+। अब बताएं H+ में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। सिमिलरली ये सभी R+, बताएं R+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी क्या है? लुईस एसिड्स। तो ऑल दीज एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड दे आर आल्सो लुईस एसिड्स। यही मैंने लिखा है, देखिए, ऑल आर लुईस एसिड्स, ये सभी लुईस एसिड्स हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, Na+ एंड K+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल्स की, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। ओके, सेकेंड टाइप पर बढ़ते हैं। बताइए सेकेंड टाइप क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। फर्स्ट हमने पढ़ा पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन सेकेंड क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। अगेन इनकम्प्लीट है, तो इसकी टेंडेंसी क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए BF3। बच्चों BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, कैसे बनेगा? यस, बोरोन, बताइए फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। हम जानते हैं बोरोन में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली AlCl3 भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बट ये न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड, न्यूट्रल विथ कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। हम जानते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, और उसके बाद उनमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और इसी वजह से उनमें एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उन्हीं के एग्जांपल है जैसे कि PCl5। PCl5 में फास्फोरस का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, वैलेंस शेल लेकिन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल है, और इसी वजह से वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। सिमिलरली SnCl4 में भी वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है? तो ये स्पीसीज ऐसी हैं जो कि न्यूट्रल हैं, जिनमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है बट एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कैटेगरी का हम बात करें, कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर पाई बॉन्ड। देखिए पोलर पाई बॉन्ड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल।
पोलर पाई बॉन्ड का मीनिंग क्या है? जी हां, जिन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड हो उनमें En में डिफरेंस अगर हो तो वो पोलर पाई बॉन्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलर पाई बॉन्ड हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, क्या? हेयर एग्जिस्टिंग बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड नीड्स टू बी ब्रोकन। जब रिएक्शन होगी तो पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CO2, तो जानते हैं आप CO2 में कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड देखिए C डबल बॉन्ड O बॉन्ड पोलर है और ये वाला बॉन्ड भी पोलर है। जब कोई स्पीसीज के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? देखिए ऑक्सीजन की En ज्यादा है तो ऑक्सीजन की तरफ ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो CO2 इसका एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली SO3 की बात करें, SO3 कैसे बनाते हैं? देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और हम जानते हैं यहां डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस, और इसकी तरह वैसे ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। सल्फर एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक कर सकता है। क्लियर है? ऐसे ही COCl2 कैसे बनेगा? यस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ClCl। देखिए पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो पोलर पाई बॉन्ड वाली स्पीसीज जिसमें कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। देखिए RCN में किस तरफ जाएगा पाई बॉन्ड? नाइट्रोजन की तरफ, तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? जी हां, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है? तो ये नेक्स्ट कैटेगरी है किसकी? इलेक्ट्रोफाइल्स की। एक और हम बात की यहां पर, फ्री रेडिकल कार्बीन एंड नाइट्रीन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? यस, होमोलाइटिक फिशन से। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जांपल के लिए H डॉट, बच्चों H डॉट बना होगा H और H के होमोलाइटिक फिशन से सपोज, तो बताइए इसमें इसका जो डुप्लेक्स है वो कंप्लीट नहीं है, दैट इज वाई ये एक फ्री रेडिकल है। सिमिलरली X डॉट ऑक्टेट इनकंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, और इसी वजह से ये भी क्या है? जी हां, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्लियर है? ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसी वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। लाइक Br डॉट, लाइक R डॉट, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं CH3 डॉट का, देखिए CHH, यहां भी H और यहां पर डॉट, बताएं ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, और इसमें कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6 एंड 7, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इसी वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। एक और मैंने नाम लिखा कार्बीन। बच्चों कार्बीन का एग्जांपल लिखा है। व्हाट इज कार्बीन? इट इज एन स्पीसीज जिसमें कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए कार्बन 2 बॉन्ड एंड यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऐसे इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बीन। ये रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कार्बीन में भी बताइए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट में? 2 बॉन्ड मतलब 4, और एक ये पेयर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बताएं ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास देखिए 2 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर, टोटल इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बीन एंड नाइट्रीन ये दोनों हम GOC2 में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? सब इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और जिनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो शो करते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रिएजेंट वाज इलेक्ट्रोफाइल, एंड सेकंड रिएजेंट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, अगर आप न्यूक्लियोफाइल को भी 2 पार्ट में ब्रेक करें तो बताएं बच्चों क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो प्लस फाइल,
दैट इज न्यूक्लियो वर्ड कहां से आया, न्यूक्लियस, एंड फाइल, फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, जैसे इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन लविंग, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, जी हां, पॉजिटिव चार्ज। तो स्पीसीज जो पॉजिटिवली चार्ज लविंग होंगी। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज कौन होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। जी हां, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, और वो कहां अटैक करना चाहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, और यही डेफिनेशन है न्यूक्लियोफाइल की। बताएं क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। एंड ऑब्वियसली ये कहां अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पर इनके अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है। अब जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, बताएं न्यूक्लियोफाइल कौन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच में कौन कौन आ सकते हैं। यस, सबसे पहले वो आएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बोल सकते हैं, और चार्ज है कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो कोई भी स्पीसीज उस नेगेटिव चार्ज को कैसे हटाएगी, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल में, तो बताइए कौन आता है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। और उसके एग्जांपल्स देखिए, H-, OH-, OR-, CN-, X-, मतलब ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, दूसरी स्पीसीज जो रिच मानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मानी जाती है, वो कौन है, जिनके पास लोन पेयर हो, दैट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीसीज, वो भी न्यूक्लियोफाइल्स मानी गई हैं। ओके, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, अब वो इलेक्ट्रॉन रिच या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो सकता है या फिर लोन पेयर। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल को देखें, H2O, बताएं ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। सिमिलरली एल्कोहल, ROH, एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास अगेन 2 लोन पेयर। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी हम क्या मानते हैं, यस, न्यूक्लियोफाइल्स। तो ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सेकेंड एग्जांपल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, एंड थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चों, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट की जाते हैं। और पाई बॉन्ड वाले कौन, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है, जी हां, एल्कीन, एल्कीन में पाई बॉन्ड है। लेकिन क्या एल्काइन में भी पाई बॉन्ड है, जी हां, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। और बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए जो पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको भी हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। फॉर एग्जांपल देखिए, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, और इनको भी हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर है। तो ये सब एग्जांपल्स हमने किसकी बात की, न्यूक्लियोफाइल्स की। इसमें एक और एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, कौन, RMgX। बच्चों RMgX, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम से। और हम जानते हैं मैग्नीशियम मेटल है, उसकी टेंडेंसी क्या है, जी हां, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जब मैग्नीशियम से R जुड़ा हुआ है, तो बताइए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, R की तरफ। तो मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और R पर नेगेटिव। दैट इज वाई यहां पर R पर कौन सा चार्ज क्रिएट होने लगेगा, नेगेटिव। और एनी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो RMgX एक न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों इसमें R, या मैं बोलूं एल्काइल ग्रुप, एक मेटल से जुड़ा हुआ है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें की मेटल से कार्बन चेन कनेक्ट रहती है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक, दैट इज मेटल विथ कार्बन। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। सिमिलरली अगर हम देखें LiAlH4, बताइए लिथियम पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और AlH4 पर नेगेटिव। AlH4- लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है,
इसमें AlH4 माइनस की टेंडेंसी क्या है, H माइनस रिलीज करने की, और H माइनस भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ऑल्सो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4 हम जानते हैं Na+ और BH4 माइनस, ये भी क्या फ्री करेगा, H माइनस। तो बताइए ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि H माइनस जनरेट करता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां मैंने एक टर्म लिखा है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एमबी का मतलब यस, दो, डेंट का मतलब साइट। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट हो, या इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो यहां देखिए, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और इलेक्ट्रॉन रिच साइट, दैट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है NO2 माइनस, यहां पर नेगेटिव चार्ज है किस पर है बच्चों, O पर। देखिए NO2 माइनस, अब बताइए O पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, जी हां। अच्छा, नाइट्रोजन के पास क्या है यहां, जी लोन पेयर है। देखें तो O पर नेगेटिव है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल्स में नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी आ सकती हैं या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज भी आ सकती हैं, और इसीलिए NO2 माइनस में दो, अगर हम मान लें कि यहां पर ये सेंटर और ये सेंटर दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसलिए NO2 माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। नेक्स्ट बोले, देखिए मैंने क्या लिखा है, NH2OH। NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। और सिमिलरली यहां भी देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, जी हां, एंड ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच, और इसलिए यह भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। एक और एग्जांपल, Cn माइनस, बच्चों साइनाइड आयन, कार्बन पर कौन सा चार्ज है, देखें नेगेटिव चार्ज, Cn माइनस, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अगेन दोनों एटम इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, और यह भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हाइड्राजीन, व्हाट इज हाइड्राजीन, NH2NH2, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और इसलिए यह भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, एक और यहां पर टर्म है, देखिए एम्बीफाइल। व्हाट इज एम्बीफाइल, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। देखें, कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीफाइल। और ये किस पर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, क्या लिखा है, देखिए साइनाइड, ऐसे कंपाउंड जिनमें साइनाइड ग्रुप हो। बताएं साइनाइड में क्या होता है, C≡N, और नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। देख रहे हैं आप लोग। अब बताएं क्या इस कंपाउंड में पोलर पाई बॉन्ड है, जी हां। अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, नाइट्रोजन की तरफ। देखिए अगर ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट रहेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच इसके साथ रिएक्शन करता है तो वो कहां अटैक करेगा, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उस केस में ये साइनाइड किसकी तरह बिहेव करेगा, जी हां, कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच आ रहा है तो साइनाइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है। लेकिन यही अगर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्शन करता है तो बताइए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और वो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और उस केस में Cn एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें साइनाइड ग्रुप है वो एम्बीफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इसी तरह से अगर कंपाउंड में CHO ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्बीफाइल, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, जी हां, लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है,
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इसलिए उस केस में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है। लेकिन एक बात और बताएं, क्या इसमें पोलर पाई बॉन्ड भी है? जी हां, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और उस पर एक इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक भी हो सकता है। उस केस में दिस कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये ऐसे एग्जांपल्स है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं या न्यूक्लियोफाइल की, डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? एम्बीफाइल।